126 लड़ाकू विमानों का बेड़ा। रफ्तार ऐसी जो हैरान कर दे, वार ऐसा जो दिल दहला दे। चीते को चुनौती देती फुर्ती, किसी बाज की तरह सटीक निशाना, परिंदों सा करतब करते लड़ाके, जो राज करें इस नीले आसमां पर, जिसकी चौकसी में महफूज रहें सरहदें और उठने से पहले ही झुका दें नजर दुश्मन की, जिस पर यकीन करेगा हिंदुस्तान, वही कहलाएंगे वतन के रखवाले। नमस्कार, मैं सुशील बहुगुणा। जितना बड़ा देश उतनी बड़ी जरूरत और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। बात 1.25 अरब लोगों की सुरक्षा की है, लिहाजा पूरे सोच विचार के बाद फ्रांस के मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल को ही भारत की सुरक्षा जरूरतों पर खरा पाया गया है। देश के इस सबसे बड़े रक्षा सौदे पर फ्रांस के साथ अगले 6 महीने में मुहर लग जाएगी। इसके तहत 126 राफेल फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। करीब 50,000 करोड़ के ये लड़ाकू विमान अगले 10 साल में भारतीय एयरफोर्स की फ्रंटलाइन बन जाएंगे। अमेरिकी एयरफोर्स का F-16, अमेरिकी नेवी का F-18, रूस का MiG-35, स्वीडन का ग्रीपेन, फ्रांस का राफेल और यूरोप का यूरोफाइटर। देश की सबसे बड़ी डिफेंस डील के लिए मुकाबला बड़े कांटे का था, लेकिन जीत तो हमेशा से किसी एक की ही होती आई है। खुले आसमां का शहंशाह और हर लिहाज से बेजोड़ ये फ्रांस का बना राफेल है, जो अब बनेगा भारत के आसमान का रखवाला। सिर्फ 10 साल पुराने इस लड़ाके की गिनती आज के दौर के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में होती है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो दुश्मन को सोचने समझने का भी वक्त नहीं देती। चाहे दुश्मन की सीमा में घुसकर दूर तक मार करने का मसला हो, या अपने ऊपर हो रहे वार का मुंहतोड़ जवाबी हमले का मौका, राफेल से टकराने पर मात ही मिलेगी। राफेल एक साथ ही हवा और जमीन दोनों तरह के टारगेट पर हमला कर सकता है। इसके मॉडर्न सेंसर्स काफी पावरफुल हैं, जिसके दम पर हर चीज की सही वक्त पर सटीक जानकारी मिल जाती है। राफेल पर लगी मिसाइलें दुश्मन के गढ़ में घुसकर उन्हें तबाह करने की ताकत देती हैं। बेहद ताकतवर सिग्मा इंजन की वजह से महज 10 टन वजन के राफेल को 14 टन हथियार लेकर उड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। साथ ही इस पर लगी एक खास गन 1 मिनट में
250 राउंड फायर कर सकती है। कॉकपिट के मामले में भी राफेल आज की पीढ़ी का लड़ाका है। एक छोटे से सुपर कंप्यूटर से लैस राफेल पायलट की ज्यादातर मुश्किलें खुद संभालता है ताकि वो आराम से दुश्मनों का सफाया कर सके। उस पर से निशाना इतना सटीक कि चूक की जरा से भी गुंजाइश नहीं बचती। राफेल के जरिए हर तरह के न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाए जा सकते हैं। खास बात तो यह है कि राफेल सिर्फ कहानियों में ही नहीं बसता, अफगानिस्तान में ये अपना जलवा दिखा चुका है और लीबिया में हुए ऑपरेशन में भी अहम भूमिका निभा चुका है। लेकिन फ्रांस के अलावा भारत पहला देश होगा जिसके पास होगा राफेल। देश के आसमान की पहरेदारी किसे सौंपी जाए, इसका फैसला करना बहुत आसान भी नहीं था। शुरुआत 6 फाइटर से हुई जो आखिर में 2 तक रह गई। अंत में मुकाबला था फ्रांस के राफेल और यूरोप के यूरो फाइटर के बीच। इन दोनों में कांटे की टक्कर रही, लेकिन आखिरी दौर में राफेल यूरो फाइटर पर भारी पड़ गया। ये यूरो फाइटर है जिसे दुनिया टाइफून के नाम से भी जानती है। आसमां में किसी बवंडर के जैसा लहराता, करतब दिखाता और आग बरसाता फौलादी जांबाज, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो फुल स्विंग रोल कैपेबिलिटी से लैस है और अचूक निशाने जो टारगेट के तबाह होने की तस्दीक करते हैं। यूरो फाइटर की यही काबिलियत हवा और जमीन दोनों पर सबसे खतरनाक बनाती है। वैसे है भी ये अपनी कैटेगरी में सबसे नया, जो पहली बार 2003 में आया। एक बेहद आधुनिक कॉकपिट जिसमें बैठे पायलट की जिम्मेदारी सिर्फ अपने मिशन को अंजाम देने की होती है, न कि प्लेन उड़ाने की। फ्लाइट कंट्रोल का काम तो यूरो फाइटर के कंप्यूटर ही कर लेते हैं। इतने पर भी कभी पायलट को लगे कि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो जरूरत सिर्फ एक बटन दबाने भर की है और फिर आउट ऑफ कंट्रोल की हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। ग्यारह टन का यूरो फाइटर अगर अपने साथ 12 टन गोला बारूद लेकर उड़ता है तो हैरान मत होइए। ये 4 देशों की मिलीजुली ताकत है जो यूरोजेट इंजन बनकर चुनौती दे रहा है। अपने इसी इंजन के दम पर ये 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है और इसके पहले कि वो करवट बदलें उन्हें नेस्तनाबूद कर हवा हो जाता है। कार्बन कंपोजिट की बनी हल्की और मजबूत बॉडी न सिर्फ इसका वजन कम करती है बल्कि कलाबाजियां खाने की भी छूट देती है। दुनिया की इस सबसे बड़ी डिफेंस डील पर सबकी निगाहें टिकी थीं। यह सौदा किसी मंदे चल रहे धंधे को उबार सकता है। यही वजह है कि इस डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी पूरा जोर लगाया था। लेकिन रेस से जो कंपनियां बाहर हुई, उनके बाहर होने के पीछे भी पुख्ता वजह रही। Well, the Indian Air Force tested the 6 fighters competing in the MMRCA competition, as it's known, the Medium Multi-Role Combat Aircraft competition, on more than 600 parameters, 643 to be exact. In the end, the IAF shortlisted 2 fighters, the French Dassault Rafale and the Eurofighter Typhoon, manufactured by a consortium of European nations. Now, the Rafale has been adjudged to be the less expensive of the 2 fighters and in the process has won the competition, a cause of considerable heartburn for the other manufacturers competing.
It's been the world's most closely watched military competition, a dogfight over the skies of India, where 6 of the finest jets in the world have been tested, evaluated, shortlisted, rejected, and ultimately one, the Dassault Rafale, has been selected by the Indian Air Force. The shortlisting process has not been without considerable heartburn for those who didn't make the down select in a competition which some believe has been inherently unfair to some of the competitors. The jets which didn't make the cut include the Swedish Gripen, the Russian MiG-35, the American F-16 and F-18, and the Eurofighter built by a consortium of European nations. When India first started looking for a new jet, they wanted a smaller single-engine bird in the class of the Mirage 2000, already in service with the IAF. What they're likely to land up with, however, is a heavy twin-engine fighter. For companies competing in this bid with single-engine fighters, like Sweden's Saab, which produces the Gripen fighter, and Lockheed Martin, which manufactures the F-16, the race was effectively over even before it truly began. Despite their best marketing efforts, single-engine fighters are simply not in the class of twin-engine jets, which, by virtue of their second engine, fly longer ranges and carry more weaponry. Still, the single-engine competitors carried on in the competition, with the hope that the heavier twin-engine fighters would end up being far too expensive for the IAF to buy. But once the Indian Air Force rejected the smaller jets on technical grounds, the writing was on the wall. India wanted bigger, more capable jets despite the considerably higher costs. So is this really a done deal? That depends on who you ask. Yes, the Rafale is the chosen fighter for the Indian Air Force, but will the Finance Ministry be okay with sanctioning a whopping 19 to $20 billion? Because that's how much the 126 Rafale jets are likely to end up costing. The French defense mandarins will be looking on closely at what happens next in North and South Bloc. The summit may be in sight, but they still haven't made it there as yet. It's a deal for up to more than 126, possibly even 200 state-of-the-art fighter jets. The jet the Indian Air Force wants is the Dassault Rafale. That's what we're looking at very closely. What does it mean for the Indian Air Force? It's France's Superfighter, a state-of-the-art jet which will be the Indian Air Force's cutting edge when it enters service in a few years. A multi-role fighter, the Rafale effortlessly switches between ground attack and air superiority missions. During the recent NATO missions over Libya, French Rafales, many of which were deployed on the aircraft carrier de Gaulle, carried out a host of operations from ground attack to electronic warfare missions. Equipped with an aerial refueling capability, the jet can loiter in the air for hours before being ordered to carry out its mission. Fitted with an extremely advanced cockpit layout, the Rafale is designed to minimize pilot fatigue. Through an advanced heads-up display system, the pilot is able to keep his or her eyes out of the cockpit instead of looking at displays and interpreting dials and displays. The Rafale can carry an external weapons load of 9.5 tons. Weaponry and additional fuel tanks can be attached to 14 stores. The twin-engine jet has a top speed of more than Mach 1.8. That's more than 1.8 times the speed of sound. The most important sensor of the Rafale is its radar, an electronically scanned phased array unit, otherwise referred to as an AESA unit. Once fully operational, the AESA-equipped Rafale will be able to simultaneously locate targets on the ground and in the air. The present generation of air-to-air radars cannot do this simultaneously and have to switch radar modes from air-to-air to air-to-ground. One of the most impressive technologies on board the Rafale is the Spectra electronic warfare suite that detects enemy radars, missiles and lasers at long ranges, keeping the Rafale safe from attack by allowing them to select defensive measures based on combinations of radar jamming, infrared or radar decoying and evasive maneuvers. Vishnu Shom for NDTV.